बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज बात करेंगे हम ज़िमनी इंतखाबात की, बिलखुसूस दो ज़िमनी इंतखाबात, एक कराची का जो हुआ पिछले दिनों और कल जो खुशाब में PP84 की नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। खुशाब का मार्का नून लीग के नाम रहा, लेकिन कराची का मार्का जो कि बज़ाहिर अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी के पास था, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज कर रखा था। रीकाउंट का उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ। आज जब इलेक्शन कमीशन ने नून लीग समेत तमाम जमातों को RO ऑफिस में बुलाया सुबह 9 बजे, तो नून लीग समेत कई और जमातों ने, जिसमें PTI भी शामिल है, PSP भी शामिल है, इन सब जमातों ने दोबारा गिनती का बायकॉट किया है। क्या वजूहात हैं, क्यों बायकॉट किया, ख़ुद दरख्वास्त दे के दोबारा गिनती की, इस पर हम गौर करेंगे। शामी साहब देखिए, सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल ने क्या एतराज़ उठाया और कादर मंदोखिल क्या जवाब देते हैं, फिर हम बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा से। ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे, और जो अनयूज बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज़ हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे, सिर्फ आपको जो जिस पे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे, उसको एक बार फिर से गिनती कर लो फॉर्म 45 के बेसिस पे। और फिर कादर मंदोखिल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ से जीते हैं इब्तदाई नताइज के मुताबिक, उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए। कमीशन टोटली नाकाम हो चुका है इस इलेक्शन प्रोसेस को, जबकि जीत हमारी हो चुकी है, वोट हमारे है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से दरखास्त है, बस करो बस करो आप बस करो। पहले भी ज्यादती की आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। शाम साहब ज़ुबैर साहब ने मैं ज्वाइन किया, लेकिन ये दोनों के बयानात में नशर कर दिए। दरख्वास्त नून लीग ने दी, एतराज़ नून लीग को था, आज फिर एतराज़ नून लीग को दीगर जमातों के। कादर मंदोखिल साहब तो तकरीबन रो ही पड़े हैं। चलिए ज़ुबैर साहब से पूछते हैं कि क्यों रुलाया उन्होंने, कि क्यों। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा ये बताइए कि आज बाइकाट क्यों कर दिया गिनती का। मिफ्ता इस्माइल साहब तो बड़े पुरजोश थे कि हम तो ये मतलब समझते थे गिनती का कि जो वोट पड़े हैं, जो मुस्तरद हुए हैं, उनको दोबारा गिना जाए, कहीं गिनती में कोई गड़बड़ ना हो गई हो। जी तो अब शामी साहब मसला ये है कि एक्चुअली मार्जिन इतना कम है, 680 कुछ वोट्स हैं, जिसमें से तकरीबन कोई 120 या 150 वोट्स तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए थे कि जो जिसमें लीड पीपल्स पार्टी की कम होनी थी, क्योंकि एक को मोहम्मद इस्माइल साहब थे कैंडिडेट, उनके कोई खाते में 84 वोट्स एक जगह डाल दिए थे बजाय के मिफ्ता इस्माइल के। तो इस किस्म की 2-3 मिस्टेक्स हैं, 150 तो वो और ज्यादा श्रिंक होके 500 कुछ रह जाता था। अब एक्चुअल गिनती में फिर रिजेक्टेड वोट्स भी देखने थे। तो जब इतना कम डिफरेंस होता है तो फिर लड़ाई झगड़ा तो होता है। पाकिस्तान के अमेरिका में भी होता है, जहां आपने देखा 2000 में जॉर्ज बुश और पाकिस्तान को अमेरिका बना रहे हैं। नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन अमेरिका में भी आपको याद है 2000 का इंतखाबात जो थे वो रुक गए थे बहुत अर्से तक, महीने तक लड़ाई झगड़ा था, कोर्ट कचहरी के चक्कर थे। ज़ुबैर साहब, लेकिन अभी तक वो शामी साहब की बात अपनी जगह है कि वजह क्या बनी। दरख्वास्त आपने दी इलेक्शन कमीशन को कि रिकाउंट की जाए, जब दरख्वास्त आपकी कबूल की गई, आप समेत तमाम जो लीगी रहनुमाएं बड़े शादा थे, बहुत खुश थे कि हमारी बात सुनी गई है, बड़ी उम्मीद थी आपको रिकाउंट से। तो अब आज सुबह जब 9 बजे आप गए तो क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से आपने कहा नहीं हम इसका बायकॉट करते हैं? देखिए, हमारी नज़र में जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया रिकाउंटिंग का, तो हमारी नज़र में रिकाउंटिंग का मतलब ये है कि हम जब रिकाउंट कर रहे हैं तो सब फॉर्म्स के हवाले से वो रिकंसाइल भी होना चाहिए, फॉर्म 45 के हवाले से भी, फॉर्म 46 के हवाले से भी, और फिर ताकि ये तो पता चले कि और अनयूज्ड काउंटर, बिकॉज आप कह रहे हैं कि काउंटिंग करने की बात, तो काउंटिंग करने का मतलब ये तो नहीं है कि जो अकाउंटेड फॉर हैं उसका क्या होगा। तो जब हमारी नजर में लीगल, अब ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा कि काउंटिंग के दायरे कार में क्या कुछ आता है। सो ये एक इंटरप्रिटेशन का मसला है कि हमारे मौक़िफ़ में, और हमारे सिर्फ मौक़िफ़ में नहीं, इसमें 4-5 दूसरी पार्टीज के मौक़िफ़ भी सेम था कि सिर्फ ये तो नहीं है कि वो जो बैलेट पेपर्स हैं उसी को देखा जाए, और ये ना देखा जाए कि जी फॉर्म 45 और फॉर्म 46 रिकंसाइल भी करता है। फॉर्म 45 और वो
वोट्स भी रिकंसाइल नहीं जुबैर साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो तो पूरा ऑडिट होगा फिर तमाम, यानी इलेक्शन का। असल में जो हम समझते हैं और जो आम आदमी समझता है, गिनती का मतलब ये है कि दोबारा गिनती होगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गिनती में किसी के वोट ज़्यादा गिन लिए गए, किसी के कम गिन लिए गए, किसी के वोट गलत तौर पर मुस्तरद कर दिए गए, किसी के गलत तौर पर एक्सेप्ट कर लिए गए। तो सिर्फ गिनती होगी और जो एतराज़ात आपके दूसरे हैं वो तो आप रिकॉर्ड कराते, उनको नोट करवाते और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त लेके चले जाते। तो गिनती का जो बाइकाट है उसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही, उसे तो मुकम्मल होना चाहिए था। मुकम्मल तो खैर हो रहा है, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन ने फौरन उनके साथ रजू किया है। और देखें, ये जो मामलात होते हैं ना, कि ये इतने सीधे नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम वोट में हम इसमें पार्टिसिपेट, लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड। द इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि गिनती का मतलब सिर्फ ये होता है जो आप शामी साहब कह रहे हैं, या जो रिकाउंट तो वही कहते हैं उसी को, बाकी तो फिर आगे फिर इलेक्शन कमीशन के पास नई समात हो, ट्रिब्यूनल में मामला जाए। ऑडिट और चीज है, काउंटिंग और चीज है। शामी साहब करने देना, इलेक्शन कमीशन को फैसला करने देना। आप देखें ना, आपको कबूल होगा, फिर आपको कबूल होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला? जाहिर सी बात है कबूल होगा। मैंने तो परसों भी देखे, परसों भी जब गिनती के हवाले से हुआ था तो 2-3 चैनल्स ने लिया था, तो मैंने कहा था जो भी गिनती का रिजल्ट आएगा तो वो कहते बड़ी आप अजीब सी बात कर रहे हैं। अजीब सी बात क्या है, अगर गिनती में हमारे कम वोट निकलेंगे तो हम और क्या करेंगे? हम हमला तो नहीं कर सकते आरओ के ऑफिस में। सो अगर इलेक्शन कमीशन ने टस्का में हमें सपोर्ट किया और हमने बड़ी तारीफ की, कल भी उन्होंने हमारे फेवर में फैसला दिया था परसों, तो हमने उनकी तारीफ की। तो मेरा ख्याल है एक तरीके का, यानी अगर फेवर में फैसला ना आए तो तारीफ नहीं करेंगे बल्कि बायकॉट करेंगे? नहीं, अगर फेवर में फैसला नहीं आएगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, तो जुबैर साहब देखें, आप तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मैं लूंगा, लाजमी लूंगा। भाई बहन बने हुए थे बिलावल भुट्टो और मरियम, मोहतरमा मरियम साहबा, और आप भी बड़ी एक मोहब्बत भरी और खुब्बत भरी गुफ्तगू किया करते थे। बल्कि मरियम से लाड़काना गई, वो लाड़काना गई, बरसी की तकरीब में शिरकत की। इससे तो मालूम हो रहा, और ये बात कही जा रही थी कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान एक अखुव्वत का रिश्ता रहेगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, तब भी हम अपने एक ज़ाब्ता अखलाक के पाबंद रहेंगे। तो ये क्या हो गया कि आप तो ऐसा लगता है कि एक पीटीआई एक तरफ रह गई है और असली हरीफ आप बन के सामने आ रहे हैं। ये आपकी बात एक, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि ये तो हो नहीं सकता था कि पीपल्स पार्टी चाहे इत्तेहाद का हिस्सा है तो कभी कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस ना हो। मेरा हमेशा से शामी साहब, आप कह रहे थे मैं अच्छी अच्छी बातें करता था, मैं अब भी अच्छी अच्छी बातें ही करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बात होती है ओपिनियन की कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, हम क्या समझते हैं। इसी तरह से कोई दूसरी चीजें हैं कि इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना, अगेन तो वो जब जातियात पर हमले होते हैं ना एक दूसरे के, तो वो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। फिर आप वहीं चले गए जहां से सफर शुरू हुआ था। ऐसा ही होना चाहिए ना। देखें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पीटीआई के साथ भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक। जातियात तो नहीं होनी चाहिए। जातियात तो होती है तो फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। और खास तौर पर ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसमें तरीकेकार कुछ तो देखे ना। पीटीआई हमारे पर हमले कर रही थी 2014 में कि जी वो 4 सीटें और पता नहीं क्या क्या, उस वक्त हम क्या कहते थे। अभी तो देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने तो आपको मुबारकबाद पेश की है शहबाज शरीफ साहब को, जी हाँ, खुशाब में इलेक्शन जीतने पर। लेकिन ये भी तो नोट करें ना, उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद की है। वो प्रेसिडेंट है ना पार्टी के। आपको इस पे क्या एतराज है? और वो किसे, जुबैर साहब, वैसे वो और किसे मुबारकबाद देते? उसी शख्स को देते ना जो जमानत पर रिहा हुआ है, जो पार्टी को हेड करता है, या किसी और को करते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि वो इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देते हैं? नहीं, माजत के साथ नहीं। देखो, पिछले 6 महीने 7 महीने में शहबाज शरीफ को भी देते, मरियम नवाज को भी दे देते, तो कोई इख्तिलाफ नहीं। चल,
बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। 249 में बाइकआउट क्यों किया उस पर अपनी दलील पेश कर रहे थे। लियाकत अली राना साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कराची में से इंतखाब को बड़े करीब से उन्होंने देखा। आज जो दोबारा गिनती का अमल जारी है उसको भी वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जरा उनके पास चलते हैं ताकि और भी मालूमात हम अभी तो गुदगुदी की है ना उसने, बिलावल ने तो गुदगुदी ठीक है, चुटकी भी ठीक है, लेकिन देख रहे हैं ज़ुबैर साहब के मुंह से निकल ही गया ना कि वो किसी और को भी मुबारकबाद दे ही देते। वो तो खुद कहते हैं वो तो नायब सदर है ना। हाँ जी, उनको मेरा नायब सदर जवाब देगा। बिल्कुल। राना साहब, ये जो दरख्वास्त दी है हैंड रिटन, इसमें तो लिखा है कि फॉर्म 46 नहीं दिया गया और काउंटर फॉइल बैलेट पेपर के साथ नहीं थे, और फिर जो पहला बैग खोला गया तो उसकी सील नहीं थी, इसलिए ये MQM, PTI, PSP, PMLN, TLP और 3 आज़ाद उम्मीदवार 8-10 लोगों के दस्तखत हैं जिन्होंने साइन करके कहा गिनती का बाइकआउट करते हैं। असल बात हुई क्या है और इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, जहाँ तक रद्द-ए-अमल है तो वो तो उन्होंने गिनती जारी रखने के अमल से ही अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है कि वो क्या चाहते हैं। हुआ ये है कि 9:30 बजे तमाम उम्मीदवारों को, तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे उनको रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तलब किया था। कुछ 9:30 बजे के करीब मिफ्ता इस्माइल और दीगर जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचे हैं। तो उसके बाद तकरीबन 10 बजे ये तमाम लोग रिटर्निंग ऑफिसर के जो प्रोसेस शुरू हुआ था गिनती, दोबारा गिनती का, उसका बाइकाट करने के बाद बाहर वापस आ गए हैं एहतजाजन। अच्छा, इससे पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। काउंटिंग से पहले पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी और मीडिया पर्सन को भी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर इस सारे प्रोसेस से दूर रखा गया था। तो अंदर क्या सूरत हाल हुई वो तो कैंडिडेट बता सकते हैं या उनके नुमाइंदे या फिर जो उनके पोलिंग एजेंट थे वो बता सकते हैं। यानी पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम उम्मीदवार जो थे उन्होंने बाइकाट कर दिया या कुछ मौजूद हैं उनके साथ? देखें, शामी साहब मिफ्ता इस्माइल के साथ MKM के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन, जो मुस्तफा कमाल के नुमाइंदे थे हफीजुद्दीन और हसन साबिर, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल अफरीदी थे वो उन्होंने बाइकाट करते हुए बाहर आए, जबकि उनके साथ 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सारे प्रोसेस का ये कहकर बाइकाट किया कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर जो अफसरान है इलेक्शन कमीशन के उनका रवैया समझ में नहीं आ रहा। जिस चीज पर हमने एतराज किया था, मिफ्ता इस्माइल ने रिकाउंटिंग की दरखास्त तहरीक लब्बैक गिनती में शरीक है। तहरीक लब्बैक का कहना है कि हम इस चीज का बाइकाट तो कर रहे हैं, लेकिन हम एहतजाज करने के बावजूद हम इस प्रोसेस को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन करना क्या चाहता है, लेकिन हम बाइकाट कर रहे हैं। हम इस गिनती का हिस्सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम जो उम्मीदवार थे इनके बाइकाट के बावजूद गिनती का अमल जारी रखा है, जो कि अभी तक जारी है। जी ठीक है लियाकत, ये शाम तक या रात तक हो जाएगी दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल? शाम गए देखिए जामी साहब, जो सूरत हाल अब तक सामने आई है वो लगता नहीं है कि अगले 2 से 3 दिन में भी ये रिकाउंटिंग का ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत शुक्रिया सर, ये तो इतना कम टर्नआउट शामिल, बहुत शुक्रिया साहब, इतना कम टर्नआउट, उसके बावजूद ये इतना लटक गया मामला। उस दिन नताइज भी ताखीर से आए, अब दोबारा गिनती भी लटक गई, बाइकआउट हो रहा है, यानी कुछ समझ नहीं आ रही किसी। एक गिनती है जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हो रही होती है, एक गिनती वो है जो तमाम वोट आरओ ऑफिस में यकजा हो गए, जो हजारों वोट है ना वो, हाँ जी, और उनको आप काउंट कर रहे हैं और आपके पता नहीं 30 के करीब उम्मीदवार है, तो इसलिए वो गिनती जो है वो तो लंबी चलेगी ना। तो आप उनको अगर 4-5 घंटे एक पोलिंग स्टेशन के लगा दें और उनको सबको यकजा करें तो रात गए तक ये कोई नतीजा सामने आ सकता है। क्योंकि मौजूद ज़िमनी इंतखाब का ही है, तो शामी साहब इस बीच में मजमूई तौर पर 11 से 12 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान भर में। अगर हम देखें मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ को 11 में से 10 ज़िमनी इंतखाबात है जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA 45 की जो नशिस्त थी वो अलबत्ता उन्होंने जीती। हुक्मरान जमात ने नौशहरा और कराची 2 नशिस्तें जो जीती हुई थी वो भी इनको हारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल खुशाब का इंतखाब हुआ PP 84 का, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। डस्का, वज़ीराबाद और खुशाब और कराची और फिर नौशहरा के इंतखाबात ये शोहरत हासिल करने में कामयाब हुए। अलबत्ता अगर हम ये देखें कि डस्का, वज़ीराबाद और खुशाब 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मैंने लिया सैम्पल के तौर पर, इन तीनों में हुक्मरान जमात हारी तो सही, लेकिन वोट बैंक में किसी हद तक इजाफा ज़रूर हुआ है। देखिए, एक तो नशिस्तें ये हैं
कि जो ज़िमनी इंतखाब में जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थीं, आया वो उसने हार दी या नहीं हारी? तो तहरीक इंसाफ ने दो नशिस्तें हारी, एक नौशहरा में, एक कराची में, जो उनकी नशिस्तें थी। तो ये उनके लिए बड़ा गौर का मुकाम है। लेकिन जो नशिस्तें उनकी थी ही नहीं, वो मुस्लिम लीग नून की थी या किसी और जमात की थी, अगर वो उसने जीत ली तो उसमें कोई ख़तरे की घंटी नहीं है। लेकिन ज़िमनी इंतखाब जो है आम तौर पर हुकूमती उम्मीदवारों को एज होता है उसमें, और समझा जाता है कि क्योंकि हुकूमत कायम होती है, लोगों की उनसे तवक्कुआत होती है, तो लोग ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को तरजीह देते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है उस पर कई सवालिया निशान आते हैं, लोगों को उससे मायूसी हो रही है, उसकी वजह से वो वोट बैंक उसका कम हुआ है। कराची में भी कम हुआ है और नौशहरा में तो देखें ना, नंबर 1 से ये जमात का उम्मीदवार नंबर 5 और नंबर 6 पे गया। नौशहरा में लेकर तो एक अपसेट शिकस्त थी। नौशहरा में क्योंकि परवेज खट्टक साहब के भाई जो हैं वो मुकाबले में आ गए, उसका एक फैक्टर ये भी हुआ। और सारी वहाँ फैक्टर तो फिर हर जगह निकलेगा। ताकत जो है ना वो परवेज खट्टक साहब के हाथों में थी, नौशहरा पूरा उनके कब्जे में था। तो एक बगावत हुई वहाँ और उनके भाई साहब भी उनके खिलाफ आ गए। तो क्या हर नशिस्त पर आपको देखना होगा। हाँ जी, ये वैसे हर नशिस्त की अलग कहानी, अलग अलग कहानी। जैसे डस्का में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार थे गद्दी नशीन साहब जो हैं, उनकी कुव्वत भी पीटीआई के हक में चली गई। इसके बावजूद वो हारे। जो सेंटिमेंट था डस्के में वो मुस्लिम लीग का नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वहाँ जो नशिस्त थी नौशीना इफ्तिखार जहाँ जीती हैं, वो ज़ाहिर शाह साहब के इंतकाल, उनके वालिद साहब जो हैं मुसलसल वहाँ जीतते चले आ रहे थे। और इस तरीके से आप देखें कि ये जो खुशाब में इलेक्शन हुआ है, खुशाब में पीटीआई ने यानी कोई बहुत ऐसी कमज़ोर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। नहीं, बहुत अच्छी। उसकी वजह यह है कि 2018 के इंतखाब में पीटीआई ने खुशाब से 60,000 वोट लिए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। अब उन्होंने 62,903 यानी 3,000 से जायद वोट का इजाफा हुआ। कम पड़े भी है ना जी, पोलिंग भी तो कम हुआ है ना आम इंतखाबात की निस्बत। आम इंतखाबात की निस्बत कम तो हुआ, लेकिन पीटीआई के वोट बैंक में 2 से 3,000 का इजाफा हुआ है, इसके बावजूद कि वो हारे। और नून लीग का वोट बैंक वो भी उसमें भी इजाफा हुआ। वो 66,000 से जीते थे 2018, अब वो जीते हैं 73,000। हालांकि जो विक्ट्री मार्जिन है पीटीआई और नून लीग का वो 6,000 था, अब 10,000। मतलब यह है कि देखिए पीटीआई वहाँ एक मुकाबले की ताकत के तौर पर मौजूद है। जी, बात दुरुस्त। आप मुस्लिम लीग नून बड़े शादियाने बजा सकती है। हाँ, लीड बड़ी होगी नून लीग की। 6,000 की लीड थी, अब 10,000 की हुई है। वो उस पर बहुत मरियम ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है ये इसकी जीत है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो खिदमत की है मुस्लिम लीग नून ने उसकी जीत, पंजाब की, ये उस खिदमत की जीत है। जब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया तो उसके बाद मरियम साहबा ने कहा कि मुबारक अंकल, यानी अंकल को, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी। जो भी आप कहें, इंटरप्रेट जिस तरह से कर लें, मुस्लिम लीग नून के लिए इत्मीनान की बात यह है कि तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद, मुकदमात के बावजूद उसका वोट बैंक कम नहीं हुआ, उसमें दरारें नहीं डाली जा सकती। और पीटीआई का वोट बैंक भी अपनी जगह। और पीटीआई जो है, इसका मतलब पंजाब में तो ये लग रहा है कि 2 ही मुकाबले होंगे। पीटीआई भी एक ताकत है, उसको आप ये न समझे कि वो हवा में उड़ गई। नहीं, कहाँ उड़ी, वो तो इसलिए मुकाबले ही पीटीआई नून लीग का लग रहा है। पीटीआई पंजाब में बिलखुसूस आने वाले दिन जो हैं वो बहुत इम्तिहानात के दिन होंगे कि हर आने वाला दिन फैसला करेगा कि उनकी ताकत घट रही है या बढ़ रही है। ब्रेक आ रही है, लेकिन जाने से पहले 2 दिलचस्प नुक्ते हैं सर। एक तो टीएलपी के बारे में एक अमूमी तासुर था कि जो कुछ हुआ कुछ हफ्तों में, गुजरे हफ्तों में, उसके बाद शायद सेंटीमेंट उनके साथ हो। 12,000 से ज़ायद वोट था 2018 में पीटीआई का खुशाब में, अब वो कम हुआ है, सुकड़ा है और वो 5,782 तक महदूद हुआ। नहीं, तहरीक लब्बैक जो है उसका वोट बैंक, उसमें कोई वुसअत के आसार मैं नहीं देख रहा। वो एक जज्बाती लम्हात होते हैं, उनमें उसको ऐसा फ़ायदा हो जाता है ऐसे ग्रुप्स को, ऐसी पार्टीज़ को। अगरचे के मजहबी जमातें जो हैं उनमें तहरीक लब्बैक ने अपना वोट बैंक बढ़ा लिया है। 3 से 4 नंबर की जमात बन गई हर जगह, हर जगह।
लेकिन अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। खुशाब ने तो ये बताया, कराची में तो सूरत हाल बरक्स हुई ना। जज्बात जो मध्यम होंगे, बैठेंगे तो तहरीक लब्बैक जो है उसके लिए अच्छी खबर नहीं लाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है, कहा यह जाता है कि तहरीक लब्बैक अगर उसको वोट ना मिलते तो वो नून लीग को मिलते। ठीक, एक आखिरी नुक्ता जाने से पहले ये भी दिलचस्प है, कोई 1358 वोट मिले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुशाब में 2018 में, 1358, 229 पोलिंग स्टेशन है, अब मिले हैं 235, तकरीबन एक वोट एक पोलिंग स्टेशन पर। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका उम्मीदवार खड़ा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की, कोई उनका लीडर यहाँ नहीं आया, कोई पीपल्स पार्टी के वजूद का एहसास नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर तो ये मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट का फैसला कर चुकी थी यहाँ, लेकिन फिर बाद में जो पीडीएम में खलफशार हुआ तो उनका उम्मीदवार भी मैदान में आ गया। ठीक है, तो उसने इलेक्शन लड़ा भी है और नहीं भी लड़ा, यानी उन्होंने रंग में अपने ही रंग में अपनी भंग डाल दी। 1358 से 235 तक खुद ही आ गए। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर में थे। रायवंड के करीब सस्ते घरों के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसे पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम का नाम दिया गया है। ये स्कीम है क्या, इससे कौन लोग मुस्तफ़ीद होंगे, वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जनाब फ़ारूक हबीब साहब से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले शामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, पिछले मौजू से जुड़े कुछ बात अधूरी रह गई थी। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ एक PTI के बड़े पुराने कारकुन हैं, मलक ज़मान नसीब, आज़म क्लॉथ मार्केट जो है उसके प्रेसिडेंट। अच्छा। और हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। PTI का बहुत पुराना चेहरा है। अच्छा। और 46,000 वोट लिए थे। सही। तो वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, अगर अब आप इलेक्शन लड़ें तो आपको कितने वोट मिलेंगे? तो क्या कहने लगे? तो उन्होंने बड़ा रिलक्टेंटली जो गिनती की, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, फिर काफ़ी है, यही काफ़ी है कि सर पकड़ कर बैठ गए, कहने लगे ना कोई सूबाई हुकूमत में सुनवाई है, ना कोई वफाकी हुकूमत में शिकायत तो है, ना कोई पार्टी को पूछता है, ना पार्टी के वर्कर्स को पूछता। चलें, ये शिकायत तो अपनी जगह, ये तो अलग से मौजूद बनता है। ये PTI की जो हरमा नसीबी है उसका आप इससे अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जो कुछ मुस्बत खबरें हैं जिससे कुछ अंदाज़ा होता है कुछ हो भी रहा है, जैसे कि ये पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम है। फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ये हाउसिंग स्कीम है क्या, किन लोगों तक ये पहुँचेगी, कौन मुस्तफ़ीद होंगे, और ये पूरे पंजाब तक कब फैलेगी? बहुत शुक्रिया जी आपका अजमल जामी साहब और ख़ासतौर पर मजीबुर रहमान शामी साहब कि आपने इस मौजू को भी अपने शो का हिस्सा बनाया। बेसिकली आपके इल्म में होना चाहिए कि पंजाब के अंदर बहुत बड़ी सरकारी जमीनें ऐसी थी जिनके ऊपर कब्जे हुए थे, और जिस जगह के ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने संगे बुनियाद रखा, यहाँ भी एक फार्म हाउस बना हुआ था और कब्जा हुआ था। इस जगह को वागजार करवाया गया और पंजाब की 143 तहसीलों के अंदर ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई हैं जो शहरों के मसाफात में मौजूद हैं, जहाँ पर कम आमदन के लिए लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। आज जो है वो पहले मरहले के अंदर तो कितने लोगों, आज कितने घरों का संगे बुनियाद बता रहे जी? आज जी पंजाब की 10 तहसीलों के अंदर 2000 घरों का आज संगे बुनियाद रखा गया है, और पहले फेज के अंदर जो है 41 मुकामात के ऊपर पंजाब की 39 तहसीलों में यानी 22 जिलों में 10,000 घर जो है वो बन जाएंगे जो 1 साल में मुकम्मल होंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि 10 साल की इकसाद के अंदर माहाना 10,000 रुपया किस्त बनेगी, और किस्त भी उस वक्त शुरू होगी जब घर के अंदर जो घर का मकीन है लेने वाला नहीं, मगर ये किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये घर जो हमारे कम आमदन के अफराद हैं उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें ये तय किया गया है कि इतनी आपकी मिनिमम जो है वो इनकम माहाना जो है वो होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह बहुत कम है या छोटे कारोबार से मुंसलिक हैं
जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि छोटी छोटी नहीं, मगर वो तो लाखों की तादाद में है, मुस्तफीद हो सकेंगे। बिल्कुल लाखों की तादाद में है, लेकिन हुकूमत अब उनके लिए ऐसे मौके पैदा कर रही है कि पहली बार आप देखें कि फोरक्लोजर लॉज पास हुए, बैंकों को लेकर आए, साइड के ऊपर एक मॉर्गेज मार्केट क्रिएट की गई है, लेकिन ये जो इसके तहत आप इन मंसूबों के अलावा भी बैंक से जाकर आप एक साथ ले सकते हैं। अच्छा, इसमें वफाकी हुकूमत भी सब्सिडी देगी खरीदार को? वफाकी किसके अलावा? ये जो मंसूबा है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत मंसूबा हो रहा है और उसमें फी घर के ऊपर 3 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। और कहाँ 20% के ऊपर कर्ज मिलते थे, बैंक लोन देते नहीं थे, यहाँ पर आपको सिर्फ 3% अदा करना है और इसमें आपके पास 10 साल नहीं दुरुस्त है, लेकिन ये तो देखे ना, ये चंद 100 घर बना के तो आप लाखों अफराद को क्या देंगे? सर कुछ नहीं, तो मतलब ये जो मंसूबा है जो मैंने ये तो वैसे ही है जैसे वैक्सीन लगा रहे हैं। नहीं, ये जो पहले मरहले के अंदर हमारे 10,000 घर इसके अंदर शामिल हैं और इसी मरहले को मरहलावार आगे बढ़ाते हुए हम इसको पंजाब की तमाम तहसीलों में लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर वर्किंग हो चुकी है, जगह आइडेंटिफाई कर दी गई है, उसको तैयार किया जा रहा है और ये चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और मुनासिब जी। मीडिया कारकुनों को इसके अंदर तरजीह देनी चाहिए, हमारे छोटे छोटे कारकुन हैं इसमें यकीनन जो मीडिया के लिए भी हम लेकर आ रहे हैं और उसमें तमाम प्रेस क्लबों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं बतौर वजीर मुमलिकत भी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारी जो डिफरेंट स्कीम सामने आ रही हैं उसमें हम मीडिया वर्कर्स को भी शामिल करेंगे, उन वर्कर्स को शामिल करेंगे जिन्होंने पहले बेनिफिट ना लिया हो जी, और जो बहुत जरूरतमंद हैं, कम तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको हम ना सिर्फ घरों के लिए उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं बल्कि उनको हम हेल्थ कार्ड भी देंगे और दीगर सहूलियात भी उनको फराहम। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।